फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को स्टीव जॉब्स का मोटिवेशनल स्पीच जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन स्पीच में दिया था, उनके दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए थे, उसमें दिया था। ये स्पीच बहुत ही मोटिवेशनल था, परंतु हम इंडियंस लोग, क्योंकि बेसिक जो मातृभाषा है वो हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी में जब इस स्पीच को सुनेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए मैं इस स्पीच को हिंदी में सुना रही हूँ। स्पीच की अगर हम ब्रीफ हेडिंग अगर दें तो हेडिंग स्पीच की हो सकती है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कि आप हमेशा नॉलेज के लिए भूखे रहो और हमेशा मूर्ख बने रहो कि आपको कुछ नहीं आता, तभी आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर पाओगे। थैंक यू। आज वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता दूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। जो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को अडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बुलाया गया कि आप हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वो मान गई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लासेस पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में जाने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि अपनी ज़िंदगी से क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह से इसमें हेल्प करेगा, और ऊपर से मैं अपनी पेरेंट्स की ज़िंदगी भर की कमाई खर्च कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने की बाध्यता ख़त्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल उठाता, उनसे मिलने वाले पैसे से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भर कर खाना खा सकूं। यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वह बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव वन एग्जाम्पल।
उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। चूँकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और उसे अच्छी तरह से सीखूँगा। मैंने सेरिफ, सैन सेरिफ, टाइपफेसिस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि उसे साइंस द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का यूज़ कभी अपनी लाइफ में करूँगा। लेकिन जब मैं 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन किया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसिस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट नहीं होते, और चूँकि विंडो ने मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें नहीं होती। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वे कभी भी नहीं होते। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में। किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना ही आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। तब भी आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। अब मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वोज़ और मैंने अपने पेरेंट्स के गराज में एप्पल शुरू की तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टोश रिलीज़ की। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? वेल, जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ अच्छा चला, फिर कंपनी के फ्यूचर विज़न को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंची और उन लोगों ने उसका साथ दिया जो मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वह ख़त्म हो चुका था और यह बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि यह सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नोयस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे ही जाने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोचा,
पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो मैं काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में ज़रा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 साल मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर स्टार्ट की। इसी दौरान मेरी मुलाकात बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई, जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को ख़रीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। अब एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा है, पर शायद मरीज़ को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी में आपको ऐसी ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। लव्ड माई वर्क, सो यू प्लीज़ ऑल्सो लव योर वर्क। आप रियली क्या पसंद करते हैं, यह आपको जानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा जो कुछ इस तरह था, यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन इस बात को सही साबित कर देंगे। अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बेहद जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशन, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियास में ट्यूमर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि पैनक्रियास क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए।
इसका मतलब कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीने में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया था कि शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन से एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल निकाले गए। मैं तो बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जो डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल देखे तो वह रो पड़ा। दरअसल सेल देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब में इससे पहले कभी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दस्तों तक पहुँचूँ भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक यूज़फुल बट इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय आप हैं, नए हैं, पर ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ़ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए चाहता हूँ, पर ये सच है। आपको आज समय समीपता है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी पर जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरे जनरेशन की बाइबल में से एक था। इसे सैचुरेट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति ने, जो मेलन पार्क से ज़रा दूर नहीं रहता था, ने अपना पोएटिक टच दे के बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर, सीजर और पोलरॉइड कैमरास की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महाविचारों से भरा हुआ था। स्टॉर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई इशू निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। ये 70 के दशक का मध्य था, तब मैं आपके 17 के दशक का मध्य था जब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर में प्रातःकाल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उस पिक्चर के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही विश किया है। और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस या स्पीचेस सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।